हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीजीटी 2025 में सुपर फास्ट रिवीजन टीएस इलेट को वन लाइनर करा चुके हैं टीएस इलेट का। जिसमें वीडियोज ना देखी हो जाके देख लीजिए। आज हम लोग देखेंगे टीएस इलेट के एमसीक्यूज। अगर आपको यूपी पीजीटी की प्रैक्टिस करनी है तो हमने मॉक ड्रिल डाल दी है यूपी पीजीटी की। प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाइए और यूपी पीजीटी की प्रैक्टिस करिए मॉक ड्रिल से। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टीएस इलेट कॉल्स बायरन सो इम्पिटी ऑफ मैटर, सैली सो इनकोहेरेंट एंड वर्ड्सवर्थ सो वांटिंग इन कंप्लीटनेस एंड वैरायटी। वेयर डज ही से सो? कहाँ पर टीएस इलेट कहते हैं कि बायरन सो इम्पिटी ऑफ मैटर, सैली सो incoherent and Wordsworth so wanting in completeness and variety? In the preface to the Sacred Book. Option B, in the introduction to the Sacred Book. Option C, in tradition and the individual talent. या ऑप्शन डी, in the perfect critic। किस वर्क में टीएस इलियट ने कहा है इस कोटेशन को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन द परफेक्ट क्रिटिक में कहा है टीएस इलियट ने बायरन सो इम्पिटी ऑफ मैटर, सैली सो इनकोहेरेंट एंड वर्ड्सवर्थ सो वांटिंग इन कंप्लीटनेस एंड वैरायटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू होम डिड टीएस इलियट डेडिकेट द वेस्टलैंड? द वेस्टलैंड पोएम को टीएस इलियट ने किसको डेडिकेट की है? जॉन रस्किन को, बर्नार्ड शॉ, रुडयार्ड किपलिंग या इजरा पाउंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इजरा पाउंड को समर्पित की है अपनी पोएम द वेस्टलैंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू होम डिड टीएस इलियट डेडिकेट प्रूफ्रॉक एंड द अदर ऑब्जर्वेशंस? कलेक्शन ऑफ पोएट्री है प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। ये किसको डेडिकेट करके लिखी है? डब्ल्यू बी येट्स को, इजरा पाउंड को, जीन बर्डिनल या एफ आर लेविस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी। जीन बर्डिनल को डेडिकेट करके लिखी है अपनी कलेक्शन ऑफ पोएट्री प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन को। क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच वर्स फॉर्म इज टीएस इलियट द वेस्टलैंड रिटन? द वेस्टलैंड किस फॉर्म में लिखी गई है? फ्री वर्स में, ब्लैंक वर्स में, स्प्रंग रिद्म में या प्रोज वर्स में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्री वर्स में लिखी गई है द वेस्टलैंड। क्वेश्चन नंबर फाइव, टीएस इलियट हैज नॉट रिटन अ क्रिटिकल आर्टिकल ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, लोकेट हिम। ब्लेक, दांते, स्विनबर्न या शैली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीबी शैली। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन रिगार्डेड एज one of the Shakespeare's most assured artistic success by T.S. Eliot? Coriolanus, Hamlet, The Tempest, The Comedy of Errors? टी.एस. इलियट ने विलियम शेक्सपियर के किस प्ले को आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरियोलेनस को कहा है आर्टिस्टिक सक्सेस ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के आधार पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टीएस इलियट ने कोरियोलेनस को कहा है आर्टिस्टिक सक्सेस ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव टर्म के आधार पर। अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट, द शेक्सपियर्स प्ले कंसिडर्ड वन ऑफ द शेक्सपियर्स मोस्ट assured artistic success is कोरियोलेनस alongside एंटोनियो क्लियोपेट्रा। मतलब कोरियोलेनस एंड एंटोनियो क्लियोपेट्रा दोनों ही प्ले को टीएस इलियट ने कहा है आर्टिस्टिक सक्सेस, और आर्टिस्टिक फेल्योर हैमलेट को कहा है। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज इलियट द कॉकटेल पार्टी? टीएस इलियट का वर्क है कॉकटेल पार्टी। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ एसे है, ड्रामा है, कलेक्शन ऑफ पोएम है, क्रिटिकल वर्क है? टीएस इलियट की वन लाइनर को मैंने अपलोड कर दिया वीडियो, जिसने भी वीडियो ना देखी हो चैनल पर जाके देख लीजिए।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ड्रामा टी.एस. इलियट का एक वर्स ड्रामा है कॉकटेल पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8, टी.एस. इलियट लाइन स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल एंड माई सॉन्ग इज कोटेड फ्रॉम अ पोएम बाय। ये कोट टी.एस. इलियट ने अपनी पोएम वेस्टलैंड में यूज़ किया है और ये कोट किस पोएम से ली है? शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पोएम से ली है, या डन, या वर्ड्सवर्थ, या स्पेंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेंसर। एक्सप्लेनेशन देखिए, द लाइन स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग T.S. Eliot is from the poem Prothálmion by Edmund Spenser. एडमंड स्पेंसर की पोएम है प्रोथैल्मियन। इसी पोएम से टी.एस. इलियट ने को ली है स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, और इस लाइन को इंक्लूड किया है वेस्टलैंड में। वेस्टलैंड में सेक्शन है द फायर सरमन, द फायर सरमन सेक्शन में इस कोट को यूज़ किया है टी.एस. इलियट ने। Question number 9. The phrase dissociation of sensibility was used by Eliot in. Dissociation of sensibility ये फ्रेज टी.एस. इलियट ने अपने किस वर्क में यूज़ किया है? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, द मेटाफिजिकल पोएट्स में, दांते में, बॉडीलेयर में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द मेटाफिजिकल पोएट्स में डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी फ्रेज को यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ टी.एस. इलियट्स पोएम्स एंड्स विद दीज लाइन्स? टी.एस. इलियट की कौन सी पोएम है जिसकी एंडिंग होती है इस लाइन के साथ? दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर, द हेलो मैन, एस वेडनेसडे, अ सॉन्ग फॉर सिमोन, या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द हेलो मैन पोएम की एंडिंग होती है दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद द बैंग बट अ विम्पर। क्वेश्चन नंबर 11, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द वेस्टलैंड डिवाइडेड? द वेस्टलैंड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, या 5 पार्ट्स में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 पार्ट्स में डिवाइड है द वेस्टलैंड। क्वेश्चन नंबर 12, विच पोएम बिगिंस विद? कौन सी पोएम जिसकी शुरुआत होती है इस लाइन के साथ? बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन, द हेलो मैन, मिस्टर इलियट संडे मॉर्निंग सर्विस, एज वेडनेसडे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एज वेडनेसडे पोएम की शुरुआत होती है बिकॉज आई डोंट होप टू टर्न अगेन के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज इलियट द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क? टी.एस. इलियट का वर्क है कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। ये क्या है? प्ले है, नॉवेल है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, क्रिटिकल ट्रीटाइज है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यह एक प्ले है कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन टी.एस. इलियट प्ले द फैमिली रीयूनियन? द फैमिली रीयूनियन टी.एस. इलियट का प्ले है, ये प्ले में कितने पार्ट है? 2, 3, 4, या 5 पार्ट्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 पार्ट्स है द फैमिली रीयूनियन के। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन व्हाट बेसिस डज टी.एस. इलियट कॉल हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेल्योर? टी.एस. इलियट किस आधार पे कहते हैं हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर? ऑप्शन ए में है बिकॉज हैमलेट ब्रूड्स टू मच, ऑप्शन बी बिकॉज हैमलेट फेन्स मैडनेस, ऑप्शन सी बिकॉज द प्लॉट इज डिसजॉइंटेड, या ऑप्शन डी बिकॉज हैमलेट लैक्स इन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिकॉज हैमलेट लैक इन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, क्योंकि हैमलेट प्ले को आर्टिस्टिक फेल्योर टी.एस. इलियट ने कहा है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज मर्डर इन द कैथेड्रल? मर्डर इन कैथेड्रल किस टाइप का प्ले है? स्टेज प्ले रिटन फॉर कैंटरबरी,
रोमांटिक ट्रेजिडी, लिटरेरी प्ले, रिवेंज प्ले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह एक स्टेज प्ले है, लिखा गया है कैंटरबरी के लिए, तो स्टेज प्ले रिटन फॉर कैंटरबरी। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट केयरफुली वर्क एंड द मोस्ट डीपली फ्लो ऑफ ऑल इलियट्स प्ले, विच प्ले इज रिफर टू। किस प्ले को यहाँ पर रिफर कर रहे हैं? मर्डर इन कैथेड्रल को, द फैमिली रीयूनियन को, कॉकटेल पार्टी को, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द फैमिली रीयूनियन प्ले को रिफर कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि मोस्ट केयरफुली वर्क and the most deeply flow of all Iliad's play. Question number 19. What is, according to T.S. Eliot, the most powerful tool in the hands of a critic? T.S. Eliot के अनुसार क्रिटिक के हाथों में मोस्ट पावरफुल टूल क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपैरिजन एंड एनालिसिस। जो कंपैरिजन एंड एनालिसिस है, ये मोस्ट पावरफुल टूल है क्रिटिक के हाथों में, टी.एस. इलियट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 20, टी.एस. इलियट calls Arnold a propagandist of literature and an overworked school inspector. Where does he make this observation? ये ऑब्जर्वेशन किस वर्क में मिलता है? इन द परफेक्ट क्रिटिक में, इन इम्परफेक्ट क्रिटिक में, इन अ रोमांटिक अरिस्टोक्रेट में, या इन द लोकल फ्लेवर में? टी.एस. इलियट कहते हैं अर्नोल्ड को ए प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर एंड एन ओवरवर्क स्कूल इंस्पेक्टर। यह ऑब्जर्वेशन मिलता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन इम्परफेक्ट क्रिटिक में। क्वेश्चन नंबर 21, विच पोएम एंड्स विद द फॉलोइंग लाइन्स। कौन सी पोएम जिसकी एंडिंग होती है दत्ता दयाधवम दमयता शांति 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 के साथ? द हेलो मैन की, एस वेडनेसडे की, द वेस्टलैंड की, या नन की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द वेस्टलैंड पोएम की एंडिंग होती है इस लाइन के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, द सेक्रेड वुड इज। द सेक्रेड वुड क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, पोएटिक प्ले है, कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल्स है, या क्लासिकल ड्रामा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल्स। द सेक्रेड वुड ये कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल्स है टी.एस. इलियट का। द सेक्रेड वुड बाय टी.एस. इलियट is a collection of critical articles published in 1920. The book contains several of his most important essays, including Tradition and the Individual Talent and Hamlet and his Problems. तो द सेक्रेड वुड ये टी.एस. इलियट का कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल्स है, पब्लिश हुआ है 1920 में। और इस कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल्स में जो ऐसे शामिल है वो शामिल है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। Question number 23. Which of Shakespeare's play is critically referenced by T.S. Eliot? Cymbeline, The Tempest, Antony and Cleopatra, Romeo and Juliet. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा। क्वेश्चन नंबर 24. The following lines are taken from which poem? When lovely woman stoops to folly. ये जो लाइन है कौन सी पोएम से ली गई है? द बरियल ऑफ द डेड, व्हाट द थंडर सेड, द फायर सर्मन, या नन? व्हेन लवली वुमेन स्टूप्स टू फोली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द फायर सर्मन सेक्शन से ये लाइन ली गई है, व्हेन लवली वुमेन स्टूप्स टू फोली। द वेस्टलैंड के ये सेक्शंस है, द फायर सर्मन सेक्शन है, उसी सेक्शन में ये लाइन आती है, व्हेन लवली वुमेन स्टूप्स टू फोली। Question number 25. In which type of verse form is the play The Family Reunion written? The Family Reunion जो play है किस फॉर्म में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में, फ्री वर्स में, स्पेंग रिद्म में, या प्रोज वर्स में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लैंक वर्स में लिखा गया प्ले है द फैमिली रीयूनियन। क्वेश्चन नंबर 26. According to T.S. Eliot,
नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज़ इज कंप्लीट मीनिंग अलोन। भाई क्यों कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज ही इज कनेक्टेड विद द ट्रेडिशन फ्रॉम विच ही कैन नॉट ब्रेक अवे। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू टी एस इलियट, poetry is not a turning loose of emotion but an escape from emotion. Where does T.S. Eliot make this observation? ये ऑब्जर्वेशन किस वर्क में मिलता है? और ये पोएट्री की डेफिनेशन टी एस इलियट ने दी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टी एस इलियट ने पोएट्री के बारे में कहा है कि पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन escape फ्रॉम इमोशन। ये ऑब्जर्वेशन मिलता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफी स्पून्स। दिस लाइन इज फ्रॉम, किस पोएम से ये लाइन ली गई है? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुरफ्रॉक, जेरोनसन, सुइनी इरेक्ट, द बरियल ऑफ द डेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुरफ्रॉक पोएम से ली गई है ये लाइन, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफी स्पून्स। क्वेश्चन नंबर 29, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मीन्ड टू बी। दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन किस पोएम से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुरफ्रॉक से, आ कुकिंग एग से, जेरोनसन या पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुरफ्रॉक पोएम से ये लाइन ली गई है, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मीन टू बी। क्वेश्चन नंबर 30, टी एस इलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन। टी एस इलियट ने यूज़ किया है टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये टर्म किस वर्क में यूज़ किया है? द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म में, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स ऐसे में टी एस इलियट ने इस टर्म्स को यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फोर पार्ट्स ऑफ द फोर क्वार्टेट्स। द फोर क्वार्टेट्स, इनके फोर पार्ट्स है और फोर पार्ट्स को आपको सीक्वेंस में लगाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द फोर क्वार्टेट्स। इसके फोर पार्ट्स है, पहला पार्ट है बर्ड नॉटन, दूसरा है ईस्ट कोकर, तीसरा है द ड्राई सैलवेज और चौथा है लिटिल गिटिंग। ये सीक्वेंस में लगे हुए पार्ट्स है द फोर क्वार्टेट्स के। क्वेश्चन नंबर 32, a critical questions T.S. Eliot Prufrock poses so important to an understanding of his character is, to be or not to be, what are you thinking of, do I dare, is there nothing in your head। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डू आई डेयर। क्वेश्चन नंबर 33, इल मिग्लियोर फेब्रो इज द एक्सप्रेशन इलियट यूज्ड फॉर। ये जो एक्सप्रेशन है टी एस इलियट ने किसके लिए यूज़ किया है? डब्ल्यू बी ईट्स, सैमुअल बेकेट, डब्ल्यू एच ऑर्डन, इजरा पाउंड। इल मिग्लियोर फेब्रो, ये जो एक्सप्रेशन है ये यूज़ किया है इजरा पाउंड के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, इन टी एस इलियट्स लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुरफ्रॉक, हु अमंग द फॉलोइंग पेंटर्स is the subject of conversation among the parabolating women? Da Vinci, Raphael, Michelangelo या डोनाटेलो। टी एस इलियट का वर्क है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुरफ्रॉक, उसमें पेंटर्स का नाम आया है, आपको बताना है जो पैराम्बुलेटिंग वुमेन हैं उनके बीच किस सब्जेक्ट के बारे में बातचीत हो रही है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। माइकल एंजेलो के बारे में बातचीत हो रही है इन वुमेन के बीच में। तो अब ये याद रखिएगा, माइकल एंजेलो, ये जो पेंटर का नाम है, ये नाम आया है इनकी पोएम, टी.एस. इलियट की पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड पुरफॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग आर द टू ग्रेट मास्टर्स ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज दैट टी.एस. इलियट्स कंट्रास्ट विद ड्राइडन एंड मिल्टन इन मेटाफिजिकल पोएट्स। आपको बताना है कि फ्रेंच लैंग्वेज के दो ग्रेट मास्टर्स हैं जिसको टी.एस. इलियट ने कंपेयर किया है ड्राइडन एंड मिल्टन के साथ अपने वर्क मेटाफिजिकल पोएट्स में। आपको बताना है कि वो ग्रेट मास्टर्स कौन है जिसका कंपेयर टी.एस. इलियट ने ड्राइडन एंड मिल्टन के साथ किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी एंड सी ओनली। जो दो ग्रेट मास्टर है फ्रेंच लैंग्वेज के वो है जीन रैसिन एंड चार्ल्स बॉडेलियर। इन दो ग्रेट मास्टर्स का कंपेयर टी.एस. इलियट ने किया है ड्राइडन एंड मिल्टन के साथ अपने वर्क मेटाफिजिकल पोएट्स में। क्वेश्चन नंबर 36, अरेंज द सेक्शंस ऑफ द वेस्टलैंड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द पोएम। द वेस्टलैंड जो पोएम है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपको सीक्वेंस में लगाने वो 5 पार्ट्स। जो 5 सेक्शन है टी.एस. द वेस्टलैंड के 5 सेक्शंस है, उन 5 सेक्शंस को आपको सीक्वेंस में लगाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहला सेक्शन है बरील ऑफ द डेड, दूसरा है अ गेम ऑफ चेस, तीसरा है द फायर सरमन, चौथा है डेथ बाय वाटर और पांचवा है व्हाट द थंडर सेड। ये 5 सेक्शन है द वेस्टलैंड के। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स फ्रॉम टी.एस. इलियट वेस्टलैंड इज नॉट करेक्टली मेंशन। इसमें कौन सा कैरेक्टर है तो टी.एस. इलियट के पोएम द वेस्टलैंड में मेंशन नहीं है। ऑप्शन ए में है द टाइपिस्ट, मैडम सोसोस्टिस, द मर्चेंट ऑफ यूजिनाइट्स या द यंग मैन कार्बनकुलर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द मर्चेंट फ्रॉम यूजिनाइट्स, ये मेंशन नहीं है द वेस्टलैंड में। बाकी द टाइपिस्ट, मैडम सोसोस्टिस, द यंग मैन कार्बनकुलर, ये 3 करेक्टर मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंशन एज अ पार्ट ऑफ द लंदन लोकेट इन द वेस्टलैंड। आपको बताना है कि द वेस्टलैंड में कौन सा पार्ट मेंशन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंग ऑर्थर स्टेट। ये द वेस्टलैंड में मेंशन नहीं है, बाकी तीनों मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 39, विच पॉपुलर नर्सरी राइम इज मेंशन एट द एंड ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड के एंड में एक नर्सरी राइम आई है, आपको बताना है कौन सी नर्सरी राइम मेंशन है द वेस्टलैंड पोएम में। ऑप्शन ए में रिंग अ रोज, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, ऑप्शन सी हमटी डमटी या ऑप्शन डी जैक एंड जिल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। ये नर्सरी राइम है द वेस्टलैंड के लास्ट में आई है। क्वेश्चन नंबर 40, टी.एस. इलियट फाउंड स्पिरिचुअल सपोर्ट इन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिश्चियनिटी। क्वेश्चन नंबर 41, सॉरी इसका आंसर यहाँ पे मेंशन है, क्वेश्चन देख लीजिए। आइडेंटिफाई द टाइटल्स दैट वर पब्लिश्ड इन द 1920s। आपको वो टाइटल आइडेंटिफाई करना है जो पब्लिश हुआ है 1920 के दशक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी एंड सी। द टावर जो कि W.B. ईट्स की पोएम है, ये पब्लिश हुई थी 1928 में। द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट की पोएम है, ये पब्लिश हुई थी 1922 में। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीन ऑफ द वेस्टलैंड डू वी हैव अ डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश।
ए में द टाइपिस्ट सीन, ऑप्शन बी द पब सीन, ऑप्शन सी हायसिंथ गार्डन सीन, या ऑप्शन डी द चैपल पेरिलस सीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द पब सीन। क्वेश्चन नंबर 43, kids while the world moves in appendency on its me told way of time past and time future. These lines are from लिटिल गिडिंग, डाई सैल्वेज, वन नॉटन, ईस्ट कॉकर। किस पोयम से ये लाइन ली गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वन नॉटन। क्वेश्चन नंबर 44, इन हिज पोएम विस्पर्स ऑफ इमोर्टेलिटी टी.एस. इलियट सेज, अपनी पोएम विस्पर्स ऑफ इमोर्टेलिटी में टी.एस. इलियट कहते हैं दैट ए ड्रामेटिस्ट was much possessed by death and saw the skull beneath the skin, and the poet knew the anguish of the marrow, the ague of the skeleton. Who are the dramatist and the poet referred to by Eliot? टी.एस. इलियट के द्वारा कौन से ड्रामेटिस्ट है, कौन से पोएट है जिनको यहाँ पे रिफर किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन वेबस्टर एंड जॉन डन को यहाँ पे रिफर कर रहे हैं टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 45, इवलिन वॉ once complained that T.S. Eliot poems 1909-1925 was marvelously good but very hard to understand. The most pessimistic novel Waugh wrote was called and he owed the title to. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी A handful of dust, the wasteland. Question number 46. In Johnson, T.S. Eliot says, has many cunning passages, contrived corridors, and issue, deceives with whispering ambitions, guides us my vanities. What is Eliot's subject? T.S. Eliot का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर जिनॉन्सन पोएम में? हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, स्टेट है, रिलीजन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिस्ट्री सब्जेक्ट है यहाँ पर। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।